भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm, put your palm on your right, now open your eyes. चलिए, तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने भाई, बताएंगे सभी लोग. Different levels of teaching. Micro teaching. डिफरेंट लेवल ऑफ क्या क्या पढ़ा है हमने, बताइए. माइक्रो टीचिंग क्या होती है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? टीचिंग के नहीं पता मैम, इसमें टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है. हेलो क्या होता है मैम, माइक्रो टीचिंग में टीचर को ट्रेनिंग टेक्निक सिखाई जाती है, स्किल सिखाई जाती है. इसमें मतलब रियल टीचिंग सिचुएशन दिया जाता है टीचर्स के स्किल को डेवलप करने के लिए. और ये जो है वो साइक्लिक मॉडल होता है. इसमें पहले प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर से उस चीज को रीप्लान किया जाता है, रीटीच किया जाता है, री ऑब्जर्व करते हैं. तो ये इस तरह से साइक्लिक होता है. आज वैसे मुझे आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन सैटरडे को लेना था, बट मैं ले नहीं पाई थी, और हम हर सैटरडे करेंगे. लेकिन पिछले सैटरडे जो हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे वो हम आज करेंगे 10 मिनट, ठीक है. तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी. ये प्रीवियस मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन है, बट मुझे इनमें और ऐड करना है. तो नेक्स्ट सैटरडे तक मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करूंगी आपका. लेकिन अभी आप लोगों को पहले जो मैंने पढ़ाया, पहले लोगों को पढ़ाया, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट होगी, आपको आंसर देना है, ठीक है. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, हाँ ना में आंसर आप लोग देंगे. अगर आप लोगों को बताना है आंसर आएगा तो माइक अनम्यूट कर सकते हो, वैसे मैं देखते रहूंगी यहाँ साथ साथ, ठीक है. चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. हेलो, यस मैम. यस मैम. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की. तो पहला क्वेश्चन है आपका, द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विथ मेथड एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन इज नोन एज. एडल्ट एजुकेशन में जो यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई. एक सेकेंड. ऑप्शन एंड्रोगॉगी. एंड्रोगॉगी. एडल्ट एजुकेशन में जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगॉगी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एंड्रोगॉगी? एडोगॉगी. व्हाट डू यू मीन बाय और इसमें एंड्रोगॉगी? सेल्फ लर्निंग होती है और जो स्टूडेंट होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो इसमें अच्छा, ठीक है. चलिए, तो बहुत सही, आप सबने एंड्रोगॉगी बताया. एंड्रोगॉगी इज करेक्ट आंसर, ठीक है. एंड्रोगॉगी क्यों होता है, जब हम बात करते हैं एडल्ट एजुकेशन की, तो ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एंड्रो मैंने आप लोग को बताया था. पेडागॉगी किन लिए होता है, चाइल्ड के लिए. चाइल्ड के लिए. चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड ना. In which of the following the direction of influence is mainly one way? किसमें वन वे होता है, काउंसलिंग वन वे होती है, टीचिंग, गाइडिंग और लर्निंग, बताइए. मैडम, काउंसलिंग वन में होता है. अच्छा, क्योंकि एक ही जन पूछता है. क्यों होता है वन वे, सारिका, क्यों होता है वन वे?
मैम क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट का काउंसलिंग करता है, स्टूडेंट टीचर का काउंसलिंग नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर वन वे और टू वे से मतलब क्या है, दो लोगों का होना। ठीक है, अगर हम टीचिंग की बात करें तो जब दो लोग होंगे तभी तो आप किसी को टीचिंग कर पाओगे, काउंसलिंग कर पाओगे। बिना क्लाइंट के आप काउंसलिंग कैसे करोगे? तो ये भी टू वे होता है। ठीक है, वेरी गुड संगीता। लर्निंग की अगर ओके हम मैम। बात करें तो लर्निंग जो है वो वन वे होता है। लर्निंग बिना टीचर के भी हो सकती है, सिंगल पर्सन बिना टीचर के भी सीख सकता है चीजों को। ठीक है, तो जिन्होंने लर्निंग आंसर दिया, दैट्स करेक्ट आंसर, सुषमा यादव एंड संगीता। ठीक है, आप लोग को मैं समझा देती हूँ। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वन वे की। तो काउंसलिंग में आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, है ना? गाइड करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, टीचिंग करने के लिए भी स्टूडेंट चाहिए आपको, लेकिन लर्निंग करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं। आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, सिंगल कर सकते हो चीजों को। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, आया समझ में? जी मैम। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने। ठीक है, जी हम मैम। गलत कहाँ पर करते हैं? जल्दबाजी में। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। कि अगर हम बात करें टीचिंग की और ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग से किस तरीके से टीचिंग अलग है? ठीक है, क्या टीचिंग का गोल है? पहला लिखा है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। मतलब कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज आइडिया देना है, डिसिप्लिन ड्रिल का मतलब डिसिप्लिन चीजों को करा के। शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। एस्टैब्लिशिंग बिलीव एंड वैल्यू लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में परिवर्तन करना। एसोसिएटिंग आइडिया विच आर सिमिलर और डिसिमिलर। ऐसे आइडिया देखना जो कि सामान्य है और असामान्य है। बी में है आपका क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्रिएटिव रिफ्लेक्शन लाना। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा मुझे सब लोग बताएं। किस तरीके से टीचिंग ट्रेनिंग से अलग होती है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, कौन सा सही होगा? अभी पढ़ रहे हैं ना आप लोग? अभी देखिए, चलो ठीक है, बोल देना माइक अनम्यूट करके। क्या बोल रहे ये थे? लर्निंग मैम। क्वेश्चन आपको थर्ड वाला पूछा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। बी बोल रही है रिया, और सुषमा भी बी बोल रही है। रिया, क्यों बी होगा ये? एक्सप्लेन करिए मैम क्योंकि ट्रेनिंग में जो हमें वो प्रैक्टिकल वो रहता है, वर्क एक्सपेरिमेंटल जो, और टीचिंग में ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है। तो वहां पर थियोरेटिकल तो लिखा ही नहीं है, बताइए। मैम उसमें क्रिटिकल लिखा हुआ है, तो क्रिटिकल और क्रिएटिव वो ट्रेनिंग में रहेगा। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। टीचिंग ट्रेनिंग की कंपैरिजन में क्या आई अपॉर्चुनिटी थिंक देती इज है? डी बिकॉज टीचिंग जो है, करेक्ट आंसर है बी। जब भी हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में हमारा पहला लिखा है डिसिप्लिन ड्रिल। जरूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज को डिसिप्लिन करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आइडिया को समझते जाए। टीचिंग में मैंने आपको बताया कि हम हमेशा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन मैंने आप लोग को बताया था, थर्ड लेवल होता है टीचिंग का, कि हम जो भी चीज मेमोराइज करें, अंडरस्टैंड करें, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो केयरिंग एंड शेयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल, जहां पे भी क्रिटिकल वर्ड आएगा ये टीचिंग के लिए होगा। ठीक है, एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशन इज सो फॉर एज इट प्रमोट। टीचिंग किस तरीके से ट्रेनिंग और कंडीशन से अलग होती है, ये क्या प्रमोट करती है? पहला डिसिप्लिन ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएटेड और मास्टरी ऑफ फैक्ट। बताइए। बताओ भाई।
मैम सी। मैम इट्स डी मास्टरी ऑफ फैक्ट बिकॉज जो सक्षम होना चाहिए। डी। डी। अच्छा, मास्टरी ऑफ फैक्ट अगर किसी की किसी चीज में है और उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो क्या वो चीजें को कर पाएगा? या टीचिंग का मेन ये फॉर्मूला थोड़ा था, जैसे आप टीचिंग करवा रहे हो, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं चाहती हूँ कि आप केवल पतंजलि में मास्टरी कर लो या केवल आप एनाटॉमी में मास्टरी कर लो? मैम ऊपर बी वाला क्रिटिकल। बी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है बी? रिया बी बोल रही है और बी बोल रहे हैं बाकी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने अभी इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन दिया आपको, उसमें मैंने आपको बताया जहां पर भी टीचिंग आएगा हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। पूरे टीचर का मेन यही होता है कि वो बच्चों को सिखाए। पहला है डिसिप्लिन ड्रिल। डिसिप्लिन ड्रिल मतलब अनुशासित अभ्यास। अनुशासित अभ्यास कहाँ पर किया जाता है? जब हम ट्रेनिंग की बात करें या कंडीशनिंग की, ठीक है। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी टीचर चाहता है कि बच्चा अपने, मैं चाहे कुछ भी पढ़ा दूं लेकिन बच्चा अपनी थिंकिंग लगाए। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से टीचिंग को अलग करता है। स्टडी एसोसिएशन मतलब किसी चीज से बंधे हुए रहना, ठीक है। मास्टरी ऑफ फैक्ट ये आप ट्रेनिंग में कर सकते हो। ट्रेनिंग में हम किसी एक चीज पर ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीज पे तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग में मास्टरी ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, लेकिन टीचिंग में हर एरिया पे हम क्रिटिक करते हैं, हर एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। द modality of teaching has to be differentiated from training and instructing in term of which of the following। वैसा ही क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम। इनमें से कौन सा है जो टीचिंग को ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से अलग करता है? ठीक है। पहला डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, दूसरा क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, चौथा है क्विक फीडबैक। बताइए। बताओ। मैम बी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव भी आएगा। ठीक है, समझ में आया बी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर? अच्छा, इनमें से मैंने आप लोग को नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसको जब पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, चलो, लेकिन फिर भी ये समझ में आ जाएगा। तो अभी के जितने क्वेश्चन थे, जैसे 5 क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया वो है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे उनमें से ये क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने पहले बनाए थे, इसे मैं और ऐड कर दूंगी। चलिए, तो अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी ओपन, हाँ, 1 मिनट। ओके, तो हमने कल माइक्रो टीचिंग की थी। माइक्रो टीचिंग के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे क्या क्या होते हैं। प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच और रीऑब्जर्व, ये आपके माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बताया था। इसका मैं एक बार हिंदी में भी निकाल लूं, जरा रुक जाओ। माइक ऑन किसका है? चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया था 2 आपको पढ़ने हैं, एक तो ब्लूम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एक गैगने का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। ब्लूम जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने 1956 में बताया था कि किस तरीके से हम
पढ़ाई को या फिर शिक्षण के निर्देशों को उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इन्होंने 3 तरीके से विभाजित किया था, 3H बोला था इसको, ठीक है। 3H मतलब देखो, हेड, हेड मतलब होता है जहां पर हमारे सारे ज्ञानात्मक चीजें चल रही होती है, ठीक है। ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डोमेन या फिर इसको संज्ञानात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हेड, मतलब कि हमारा ज्ञान जहां से हमको मिल रहा है। दूसरा होता है हमारा H फॉर हार्ट, भावनात्मक, मतलब अफेक्टिव डोमेन जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसको हम इमोशनल डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया हेड, देन हो गया हार्ट, और फिर हमारा हैंड। हैंड जो होता है वो हमारे साइकोमोटर काम करता है, हमारा दिमाग में जो चीज बैठाई जाएगी वही हमारा दिल करेगा और वही हमारे हाथ उठेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि मंदिर दिखेगी तो प्रणाम करना, प्रणाम करना। तो पहले तो हम बिना जाने ऐसे ही प्रणाम करते थे। छोटे बच्चे को आप सिखाओगे कि बेटा देखो मंदिर है, शिव जी प्रणाम करो, उसको नहीं पता कि शिव जी क्या होते हैं, गणेश जी क्या होते हैं, कृष्ण जी क्या होते हैं, नहीं पता उसको। लेकिन धीरे धीरे जब वो पूजा करने जाता है तो उसकी भावना जुड़ जाती है उससे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ज्ञान में कोई चीज कंटिन्यू जाती है तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ती हैं और फिर हम वैसा रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम बड़े होके मंदिर देखते हैं या हम कभी भी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हमारा हाथ हम जोड़ लेते हैं। तो मतलब हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारा बिहेवियर में वो चीजें आ रही हैं। तो 3H बोला गया है। 3H क्या क्या है जल्दी से बताइए, क्या है 3H? हेड, हार्ट, हेड, हार्ट, हार्ट, हैंड। हैंड। ठीक है, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, ठीक है। अब ये जो डोमेन है आपको लाइन से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जब हम टीचिंग की बात करें या टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट लेवल का डोमेन कौन सा है। तो याद रखना, सबसे हाईएस्ट चूंकि हमारा ब्रेन सबसे ऊपर है तो हाईएस्ट डोमेन कौन सा होगा, कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर। और उसमें भी कॉग्निटिव में भी सीक्वेंसिंग है, ठीक है, जिसकी सीक्वेंसिंग हम याद करेंगे अभी। तो जो 1956 में दिया गया था उस सीक्वेंसिंग के अनुसार पहला होता है आपका नॉलेज। अब मैं इसको दिखाती हूँ इस डायग्राम से, देखो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की। नीचे से देखिए, पहले जब हमने 1956 में देखा, आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है क्या ये वाला? यस मैम। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से ये आपके क्या थे, नॉर्मली थे। कौन कौन से, KCAASE, क्या था पहले, KC, इसको याद कर लेना है, ठीक है। KCAASE, के मतलब नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। C मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। A मतलब एप्लीकेशन, दूसरा A मतलब एनालिसिस, फिर एवोल्यूशन। ये इन्होंने 1956 में बोला था। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की, ठीक है, ज्ञान की। यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने संबंधित है। तो इसमें बताया गया कि जब भी हम हेड की बात करते हैं, ठीक है, या हमारे कॉग्निशन की बात करते हैं, तो पहले तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई जानकारी लाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा दिमाग काम करता है वो करता है नॉलेज का। कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में आती है, ठीक है। जैसे ही कोई जानकारी हमारे दिमाग में आ गई, अब हम उसका बोध करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन। यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता संबंधित है। मतलब मैंने जो भी इंफॉर्मेशन ली, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि 3 डोमेन होते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, आपका अफेक्टिव डोमेन होता है और साइकोमोटर। ये 3 मैंने आपको पढ़ा दिए, अब आपके केवल नॉलेज में आया है। लेकिन जब आप उसको समझना स्टार्ट करोगे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन या बोध का स्तर बोलते हैं।
तीसरा होता है एप्लीकेशन या उपयोग। अब मैंने आपको जो भी चीज पढ़ाया उसका उपयोग कहाँ पर है, तो इनका उपयोग टीचिंग में होता है। अब आपको पता चला भाई कि इसका उपयोग टीचिंग में होता है। तो यह अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त में बनाता है। मैंने जो भी आपको ज्ञान दिया अभी तक वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थी या फिर अमूर्त था, जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, लेकिन फिर आपने उसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं शुरू किया, व्यवहारिक रूप में लाया। जैसे मैं आपको बोलूं कि शीर्षासन करने से हमारे बाल जो है बढ़ते हैं या बाल की तरफ फ्लो बढ़ता है, ये मैंने आपको नॉलेज दे दी। अब आप उसको समझोगे कि अच्छा क्यों फ्लो बढ़ता है, क्योंकि हम इन्वर्ट होते हैं, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो पूरा ब्रेन की तरफ आता है, ब्रेन की सर्कुलेशन। नॉर्मली व्यक्ति क्या करता है, हमेशा चलता रहता है, तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पर होता है, कहाँ होता है, पैर की तरफ ज्यादा होता है ना। लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो हेड की तरफ जाता है। अब आपने केवल ये देखा है, सुना है इन चीजों को, आपने ये चीजें भावना की कि भाई चलो ठीक ऐसा होता होगा, लेकिन जब आप इसको करके देखते हो तब हम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, यह अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, उन चीजों को आप तोड़ तोड़ के देखोगे कि भाई कैसे उपयोग होता है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले मैं हलासन करती हूँ, फिर मैं सर्वांगासन करूंगी, फिर शीर्षासन करके देखती हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी जानकारियां हमको मिली है उनको क्योंकि बड़े रूप से हम समझ नहीं सकते, मैंने तो बहुत सिंपल अर्थ दिया आपको, लेकिन मैं आपको जब बहुत सारी चीजें दूंगी तो आप नहीं समझ सकते उसको, तब आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पढ़ोगे। जैसे कि मैंने आपको पूरा टीचिंग पढ़ा दिया, अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपका टेस्ट लूंगी जहां तक पढ़ाई हो, तो मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है ना। तो आप क्या करोगे, आप उसका एनालिसिस करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर उसका सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सब चीजों को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, और समग्र रूप से विकसित करते हैं। इस स्तर को हम, इसका सिनोनिम्स, ये जनरली विश्लेषण का जस्ट अपोजिट होता है। विश्लेषण क्या करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, संश्लेषण में जोड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है इवोल्यूशन। अब मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मैं देखती हूँ कि मैंने जो भी जानकारी प्राप्त की क्या वो सही जानकारी है, क्या वो उनका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ये चीजें सच में होती हैं या नहीं होती हैं। तब हम करते हैं इवेल्युएशन या मूल्यांकन। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के मामले में किया जाता है। अब हम हमेशा इवोल्यूशन नहीं करते, हमारा जब टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने जो चीज सीखी वो सही है या नहीं है। अब इसको क्या हुआ, इन्होंने देखा 2001 में कि ये चीजें हैं तो, लेकिन कुछ चेंजेस करने की इनमें जरूरत है, तो इन्होंने 2001 में इसमें चेंज कर दिया। नॉलेज को इन्होंने रिमेम्बर लिख दिया। इन्होंने बोला हम नॉलेज तो सब लोग रखते हैं लेकिन उसको याद रखना जरूरी है, तो इन्होंने नाउन फॉर्म से, ये सारी चीजें नाउन फॉर्म में थी, उसको वर्ब फॉर्म में कर दिया, ठीक है। इन्होंने देखा नॉलेज को क्या कर दिया नाम, रिमेम्बर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आर। फिर कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, बोध कराना, चीजों को ग्रास्प करना, समझना, तो कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन को अप्लाई ही रखा, एनालिसिस को एनालाइज ही रखा, ठीक है। और फिर इन्होंने देखा कि हमें चीजों को सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ लाने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस हमने कर लिया, चीजों को बस पढ़ लिया, समझ गए, अब उसका इवोल्यूशन करना जरूरी है। जब हम चीजों का इवोल्यूशन कर लेते हैं तब हम कोई नई चीज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ए के बाद ई और सी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका पहला वाला क्या था, केसी ए ई था, अब हो गया रुआस ए, मतलब कि RUAEC, ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, यस मैम। तो ये आप लोगों को बहुत जरूरी है सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया, अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगी एक आप लोगों को कल, ठीक है। मैम जो इसमें अर्थ है, बोलिए। जो ये हिंदी में नहीं लिखा, इस हिंदी वाली बुक में नहीं है वो, हिंदी वाली बुक में दिखाया, तो आप लोग का ध्यान रहता कहाँ है भाई, अभी दिखाया ना मैंने हिंदी वाली बुक में, क्या लिखा हुआ है, उसका जो 2001 वाला वो है वो नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। 2001 वाले को इन्होंने अभी इसमें लिखाया नहीं है, बस डायरेक्ट वैसे ही बता दिया है, तो इन्होंने केवल इतना बताया, ठीक है।
आप लोग याद रखिएगा इतनी चीजों को। 2001 में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, सिंथेसिस को हटा दिया है, इवोल्यूशन रख दिया, क्रिएट रख दिया, मतलब चीजों को बनाना रख दिया। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में। इतना आया नहीं आया, जल्दी बताओ। आगे मैम। ठीक है, अगर मैम अब हम एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश वाली स्लाइड आप रीड आउट कर देते तो थोड़ा ठीक होता। इंग्लिश वाली स्लाइड सिर्फ आप रीड आउट कर दो, इंग्लिश वाली। हिंदी वाली या इंग्लिश वाली? इंग्लिश मैम, इंग्लिश। इंग्लिश वाली, ओके यस मैम। ओके ओके, 1 मिनट में। देखिए, नॉलेज क्या है? इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट। मतलब हम कोई भी चीज को अगर हम जानते हैं तो उसको हम रिकॉल करते हैं, इसी को ही हम रिमेम्बर बोलते हैं। मैंने आपको कोई चीज बताया कि भाई देखो 3 डोमेन होते हैं, मैंने आपको नॉलेज दी थी, लेकिन उस टाइम पे आप क्या रिकॉल कर रहे हो उस कंटेंट को। कॉम्प्रिहेंशन मतलब रिकॉल करते करते हमें, जब हम चीजों को 3-4 बार पढ़ते हैं तो हमें चीजें अंडरस्टैंड में आती है। अब जैसे मैं आप लोग को बोलूं योगश चित्तवृत्ति निरोध, योगश चित्त, आप 10 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आपको नॉलेज मिल गई कि ये योग की डेफिनेशन है और रिमेम्बर भी कर लिया आपने, लेकिन अब आपको समझना है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, इट इज एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हमें प्रोवाइडेड है उनकी मीनिंग को समझना। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, इट कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। जो भी मैंने आपको बताया, जो भी एक्सट्रैक्ट नॉलेज हमारे थ्योरेटिकल फॉर्म में है उसको जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में लाते हैं उसको हम एप्लीकेशन या अप्लाई बोलते हैं। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? चीजों को ब्रेक डाउन करना। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट इन सच मैनर। चीजों को उनके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, उसको बेटर अंडरस्टूड करने के लिए, तो इसको एनालिसिस को यहाँ पर एनालाइज बोल दिया गया। फिर आया है सिंथेसिस, जिसको इन्होंने चेंज करके सिंथेसिस को इन्होंने बाद में रखा। इन्होंने बोला कि हमने कोई भी चीज तोड़ के पढ़ ली है, अब उस तोड़ी हुई चीज को हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम एक साथ लेके आएंगे। इन्होंने बाद में ये कर दिया। ठीक है, तो सिंथेसिस को कंबाइनिंग द थिंग, छोटे छोटे पार्ट में चीज थी उनको एक साथ करना। इवोल्यूशन मतलब जजमेंट करना चीजों का जो हमने पढ़ा था। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। देखिए, फिर इसको एंडरसन अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था ये। उनके ही स्टूडेंट जो है एंडरसन, उन्होंने और डेविड क्रेथवॉल ने इस चीज को रीअरेंज किया 6th लेवल में और इवोल्यूशन और सिंथेसिस में चेंज कर दिया। तो इन्होंने नॉलेज को क्या बोला? रिमेम्बरिंग बोला। अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बोला। अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंसिंग द मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन, इंटरपोलेशन, इंटरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि किसी एक प्रॉब्लम को, एक वर्ड को मैं दूं और आप उसको समझने की कोशिश करो। फिर आता है अप्लाइंग, कोई भी कॉन्सेप्ट है हमको उसको अप्लाई करके देखना। फिर एनालिसिस, एवल्यूटिंग मतलब मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडिया। मैंने जो भी चीज पढ़ी छोटे छोटे पार्ट में, मैं उसका जजमेंट करूंगी। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा दिया सारी चीजें, जितना था छोटे छोटे पार्ट में, अब मैं इवोल्यूशन करूंगी, ये लोग को आता है या नहीं आता। जब मुझे लगा आता है तो फिर मैंने फिर से जो चीजें पिछली रह गई थी उनको फिर से एक साथ करके फिर से पढ़ाया, तो इन्होंने क्रिएटिंग बोला है। बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने यहाँ पर डाइवर्स किया था उससे फिर से उनको बिल्ड करना। पुट पास टुगेदर अ फॉर्म ऑफ होल और एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग और स्ट्रक्चर। जब मैंने चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा तब मैंने आप लोग का टेस्ट लिया कि आपको आता है या नहीं आता। फिर मैंने एक साथ सारा टीचिंग पढ़ा दिया, फिर मैंने पूरा टेस्ट लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएटिंग हुआ। तब इन्होंने देखा कि इस तरीके से हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। समझ में आया? हेलो, यस मैम। अब आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। हिंदी में बता देती हूँ पहले, जिसको हम भावनात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें मेनली हमारे मनोभाव, हमारे एटीट्यूड आते हैं। कोई भी चीज जो है हमारा इमोशनल, वो एटीट्यूड है। हमारा मोटिवेशन है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है, जो भी चीज हम सीखते हैं और किस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जीवन में हम डिसिप्लिन को कितना लेकर आए हैं, ये सारी चीजें हमारे अफेक्टिव डोमेन में होती हैं। एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, ठीक है, सब पढ़ने में होशियार होते हैं, लेकिन एक का एटीट्यूड, पढ़ने में बहुत अच्छा लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला पर्सन है, उसके अंदर अच्छा एटीट्यूड नहीं है, टीचर्स के प्रति उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो नॉलेज को गेन नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर एटीट्यूड भी अच्छा है, जिसके अंदर मोटिवेशन है,
और चीजों में पार्टिसिपेट भी करना वो जानता है कि कहाँ पर क्या है। ये सारी चीजें आती हैं आपकी अफेक्टिव डोमेन में। अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, सब बैठे हैं क्लास में, ठीक है, कुछ लोग केवल पीपीटी के लिए बैठे होंगे कि भाई पीपीटी मिल जाए बस काम खत्म, पढ़ लेंगे। कुछ है कि चलो हो रहा है पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि एकदम अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन में हमारा जब दिमाग के साथ दिल भी काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला होता है रिसीविंग। रिसीविंग मतलब आग्रहण, किसी भी चीज को सुनने की इच्छा। अगर आपकी सुनने की इच्छा नहीं है, अगर आप पूरी क्लास पढ़ रहे हो लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, तो आपको नॉलेज मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो पहला होता है सुनने की इच्छा। अब जब आप कोई चीजों को सुनोगे तब आपको उसके लिए रिस्पॉन्ड करने का मन भी करेगा, तब आपकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया को बोलते हैं सहभागिता की इच्छा। फिर वैल्यूइंग, जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसको हम महत्व देते हैं कि क्या चीजें कैसा। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, चीजों को एक साथ लाना और फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करना। इसी को ही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा सा। रिसीविंग मतलब होता है चीजों को हम जब सुनते हैं। रिस्पॉन्डिंग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। वैल्यूइंग मतलब कि हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो हमने सीखा है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब मैंने कहीं पार्टिसिपेट किया, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि चलिए अब हम टीचिंग का क्विज करेंगे टेलीग्राम में, ठीक है। तो कुछ लोग केवल सुने, छोड़ दिया। कुछ लोगों के अंदर सुनने की इच्छा इतनी थी कि हाँ भाई टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा अच्छा इनहेंसमेंट होगा, तो लोगों के अंदर विलिंगनेस आया पार्टिसिपेट करने का। फिर कुछ लोग ने देखा पार्टिसिपेट करने का विलिंगनेस तो आ गया, फिर कुछ लोग अरे यार कर तो लेंगे, कोई मतलब तो है नहीं, क्या मतलब, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ लोग लगे नहीं भाई हम इतना टाइम वेस्ट कर देते, सोने टाइम थोड़ा सा टेलीग्राम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर वैल्यूइंग देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, अब मैंने जो भी चीज किया उसमें अपना आइडिया देना कि मैं भी क्वेश्चन 5 बना के डाल दूं मैं भी 5 क्वेश्चन बना के डाल सकती हूँ इसमें। फिर कैरेक्टराइजेशन मतलब विलिंगनेस टू चेंज वंस और वे ऑफ लाइफ, कि मैंने उन सारी चीजों को अपनाते हुए अपने लाइफ में चेंज लाया। तो ये होता है अफेक्टिव डोमेन जो हमारे हृदय के स्तर पर काम करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया जब मैं नेट जब प्रिपरेशन करी थी तो मैं रोज सोने के पहले 100 क्वेश्चन टेलीग्राम में सॉल्व करती थी, 100, ठीक है। वो बने या ना बने, गलत भी बनेगा, गलत रहेगा तो वो दिमाग में रहेगा कि भाई अब इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करके ही सोती थी, और वो क्वेश्चन में भी आधे मतलब 20-30 क्वेश्चन तो मैं ही बनाती थी। तो आप भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, और मैं प्रैक्टिस करूंगी या फिर मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगी। अभी थोड़ा सा हम सब बिजी चल रहे हैं, स्टार्टिंग ही है, एक आध 2 हफ्ते हो जाए, अगस्त की स्टार्टिंग में हम टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर जितने बच्चे हैं सारे बच्चे क्वेश्चन डालें, ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब, ठीक है। कितने लोग एग्री हैं? रिसीविंग तो हो गए, रिस्पॉन्डिंग के लिए कौन कौन एग्री है? चलो वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो आप सभी करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन को क्या बोला गया है? मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। साइकोमोटर डोमेन में इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ज्ञान क्षेत्र है, हमने जो चीजें दिमाग में है, जो हमने दिल में बैठाई है, अब दिल में तो बैठा दी, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आता है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो साइकोमोटर मतलब क्या था, मैंने जो भी चीज लिया है उसको उपयोग करूं अपने द्वारा। तो यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित। तकनीकी कौशल मतलब मैंने जो भी चीजें किया है, सुना है, उसको मैं स्किल के रूप में यूज करूं, इक्वेशन के रूप में उसको हम यूज करें। इनके 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है इमिटेशन, ठीक है, इसको हम याद करते हैं इम्पान से। इम्पान से याद रखना, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आयम्पान या फिर इम्पान, ठीक है, 5 इसमें होते हैं। चलो दूसरा, पहला होता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब प्रतिरूपता। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप से अपनाने का प्रयास किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे टीचर होते हैं उनकी स्किल्स को, पहली बात तो क्या होता है, हम कोई भी चीज जब जाते हैं क्लास में, ठीक है, या ऑफलाइन किसी से मिलते हैं, तो अगर हमारा टीचर से संबंध अच्छा नहीं है या हमारी उनके नॉलेज पे कोई ना कोई ऐसा डाउट है तो हम चीजों को नहीं कर पाते। तो पहले आपको अपने टीचर के स्किल पे
विश्वास रखने की कोशिश करनी, इसको हम बोलते हैं इमिटेशन, जो आप अपने दिमाग से, दिल से, अपने हाथ पैर सब खुला के करते हो। नेक्स्ट आता है हस्त कौशल, मैनिपुलेशन। एक शिक्षार्थी जो है, एक जो टीचर होता है, मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। जो भी टीचर है, ये सारी चीजें टीचर के लिए भी जरूरी है और स्टूडेंट के लिए भी। कोई भी टीचर पहले अपने दिमाग के लेवल पे काम करता है, फिर अपने दिल के लेवल पे काम करता है, ठीक है। फिर कोई भी टीचर जब आता है फील्ड में तो पहले तो अपनी स्किल दिखाता है, स्किल दिखाने को हम बोलते हैं इमिटेशन। अब उसमें वो क्या करता है, मैनिपुलेशन। हर किसी के पास स्किल है, लेकिन कुछ 3D आर्ट दिखा देते हैं, ठीक है। कुछ आपको टेक्निक्स यूज करवाएंगे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको सांस के बारे में सब पढ़ाएंगे। अभी आप एनाटॉमी पढ़ोगे आगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे वायु दाब के बारे में, अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे जब तक मैं उसको करके नहीं दिखाऊंगा आपको। तो हम स्पायरोमीटर लाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मैं जब आपको ये करवाने का प्रयास करती हूँ तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। उन्हीं थ्योरी वाली चीज को किसी मशीनरी चीज के साथ समझा देना। फिर आता है परिशुद्धता या प्रिसिशन। अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास, मतलब कि जब प्रिसिशन मतलब होता है एक ही कार्य को जब बार बार करोगे तो उसमें शुद्धता आएगी। जैसे कि पढ़ाने की बात है, कोई भी टीचर ऐसे, कुछ तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता। जैसे मैं ही हूँ, मैं फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाती थी पहले, ठीक है, मैं सेकेंड पेपर में एनाटॉमी योग थेरेपी पढ़ाती थी। लेकिन अब मेरे सामने चैलेंज आ गया कि मुझे पढ़ाना है, ठीक, तो मैंने चलो ठीक है पढ़ाना। तो मैं भी उसमें भी रिसर्च पढ़ाती थी, टीचिंग नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन आपके प्रीवियस बैच से ही मैंने टीचिंग पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो ये दूसरा बैच है मेरा टीचिंग पढ़ाने का। और रिसर्च तो मैं 4-5 बार पढ़ा चुकी हूँ, पहले MSc वालों की भी क्लास देती थी। तो टीचिंग मेरे लिए दूसरी बार है। अब मैं जितने बार उसको पढ़ाऊंगी, जितनी चीजों को और पढ़ाऊंगी, शायद मैं अगली बार और अच्छा पढ़ा पाऊँ। तो प्रिसिशन मतलब होता है कि जितने बार हम अभ्यास करेंगे उतनी ही चीजों में सुधार और शुद्धता आएगी, ठीक है, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में बोला गया है। फिर आता है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर है। आर्टिकुलेशन मतलब होता है जब मैं चीजों को बार बार अभ्यास कर लेती हूँ, मेरे अभ्यास में शुद्धता आ जाती है, तो मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, दैट इज आर्टिकुलेशन, ठीक है, सतत अभ्यास करना। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। अब जब हम चीजों को इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब हमने उसको दिखाया भी कंटिन्यू, तो वो उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, वो हमारे नेचर में ही आ जाती है। ऐसा लगेगा ये टीचर इसी के लिए बना है, यही पढ़ाने के लिए वो टीचर बना है। तो इस कौशल को आत्मसात किया जाता है। शिक्षार्थी अपने रूप अडॉप्ट कर लेता है, इसको मॉडिफाई करता है और डिजाइन कर लेता है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आप देखिए ऊपर जो लिखा है उसी का ही नीचे 2001 में मैंने आपको बताया, 2001 में एंडरसन और क्रॉचवेल ने इसको संशोधित किया। उन्होंने समझ के स्थान पर, समझ मैंने बोला, बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द का उपयोग पर अधिक बल दिया। सिंथेसिस की जगह पर क्रिएटिविटी यूज किया इन्होंने। तो संश्लेषण की जगह क्या कर दिया, सृजनात्मकता यूज कर दिया इन्होंने, ठीक है। और समझ की जगह, रिमेम्बर की जगह अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज की जगह अंडरस्टैंडिंग कर दिया। इस तरीके से इन्होंने 4 और आयाम बताए, तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक और मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव को हम बोलते हैं ज्ञान का ज्ञान भी कहा जाता है, कि हम जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति कैसे करेगा ज्ञान, या मेटाफिजियोलॉजी या मेटाफिजिक्स इसको बोलते हैं, कि जो चीजें ऑलरेडी नॉलेज में है उसकी नॉलेज कैसे ले, दैट इज मेटाकॉग्निटिव होता है, ठीक है। तो ये 4 और इसके आयाम हैं। समझ में आया आपको? इंग्लिश में ये लिखा है, इमिटेशन इट इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय द स्किल्ड पर्सन। जो भी स्किल्ड पर्सन है वो चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, एंड लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम, और लर्नर उस चीज को सही अपनाने की कोशिश करता है। मैनिपुलेशन मतलब कि जो लर्नर होता है ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट विथ वेरियस एस्पेक्ट लाइक मैनिपुलेटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट। जो लर्नर होता है या टीचर होता है, यहाँ पर टीचर भी मैनिपुलेशन कर सकता है और बच्चा भी मैनिपुलेशन कर सकता है। मान लो कुछ चीजें टीचर ने नहीं बताई है प्रैक्टिस के दौरान, तो बच्चा उसको करके सीख सकता है।
प्रिसिशन मतलब एक्यूरेशन टू परफॉर्म इन वेरियस एक्ट इंक्रीजिंग बाय प्रैक्टिस, कि कोई भी चीज को जब हम बार बार परफॉर्म करते हैं तो एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। आर्टिकुलेशन वही है कि जब हम चीजों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड जो चीजें हैं उनको अचीव कर लेते हैं और हमारी प्रैक्टिस के द्वारा इफेक्टिवनेस आती है। नेचुरलाइजेशन मतलब स्किल इन इंटरनलाइज्ड एंड इंडिविजुअल इज टू एवर अडॉप्ट, कोई भी चीज को जब इंडिविजुअल अडॉप्ट कर लेता है, मॉडिफाई और डिजाइन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। समझ में आया? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं गैगने की। तो गैगने एक है, आज फिर इतना कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अब हम गैगने और ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और ब्लूम ने कितने पार्ट में डिवाइड किया पहले जल्दी बताओ? ब्लूम ने 3 पार्ट में। ब्लूम ने 3 3 पार्ट पार्ट्स में में। कॉग्निटिव के अंदर कितने हैं आपके? 6 हैं। और इसके क्या कहते हैं, अफेक्टिव और साइकोमोटर इफेक्टिव के के अंदर अंदर 5 5 है। ठीक है। तो कितने हुए टोटल? 68। 3 के भी आप पार्ट 16। करोगे, 16, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना। और इन्होंने गैगने ने 5 बताया। इन्होंने सबसे पहले बताया इंटेलेक्चुअल स्किल, कोई भी व्यक्ति के अंदर बौद्धिक कौशल होना चाहिए। ये किस लिए जरूरी है? किसी भी चीज, कोई भी तरीके की समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए, या फिर कोई भी चीज को सीखने के लिए, या कोई भी नियम को सीखने के लिए हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत जरूरी है। देखो, दिमाग सबके पास है, कॉग्निशन सबके पास है, सबके अंदर स्मरण शक्ति है। कॉग्निशन मतलब क्या होता है? जहां पर हमारी मेमोरी, लर्निंग, नॉलेज सब चीजें आती है, लेकिन हम उसको उपयोग कहाँ करें वो होता है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। जैसे कि अब मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं मंदिर गई थी, एक मंदिर में एक लड़की आई, वो शॉर्ट्स पहन के आई थी, ठीक है। तो पंडित जी ने उसको बोला कि बेटा, अब वो ऐसे तो है नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। पंडित जी ने उसको बोला, बेटा अब यहाँ पर माता की मंदिर है, यहाँ पर ऐसे पहनना वो नहीं, ठीक है। उसको वो चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी गलती है। फिर वो एक्सेप्ट नहीं करी, उसने क्या किया, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दी पंडित जी से। वो बोल रही है कि हम आए भी ऐसे हैं, हम जाएंगे भी ऐसे। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, बहन, हम जब स्विमिंग पूल जाते हैं तो हम साड़ी तो पहनते नहीं है, पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। तो ऐसे ही भगवान के मंदिर में भी अगर मान लो आपने पहन लिया, आपसे गलती हो गई है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। तो दिमाग तो है, कॉग्निशन है, लेकिन इंटेलेक्चुअल स्किल नहीं है चीजों को सुलझाने की। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल। दूसरा होता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, मतलब कि खुद को सीखने की क्षमता, खुद के रिमेम्बरिंग की क्षमता और विचार कौशल, थॉट स्किल, ये सारी चीजें होती हैं ज्ञानात्मक रणनीतियों में, जहां पर हमारा थॉट, हमारी मेमोरी, सेल्फ लर्निंग, ये सारी चीजें आए, उसको हम कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी बोलते हैं। फिर आता है ओरल इंफॉर्मेशन। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संबंध में है। मतलब कि आपको कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है तो वो आप बटोर लो, ठीक है। तो मौखिक सूचना आता है आपका। तो इन्होंने बोला कि हम टीचिंग के उद्देश्य को या शिक्षण के उद्देश्य को इस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। पहला, बौद्धिक कौशल के बेस पर। दूसरा, ज्ञानात्मक रणनीतियों पे। तीसरा, ओरल इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी सुनते जाओ। चौथा होता है मोटर स्किल, जिसको हम साइकोमोटर भी बोलते हैं। इसमें हमारा संचालन तंत्र, संचालन मतलब हमारे शरीर में ऐसी चीजें जो चलाने का काम करती है बाकी हाथ पैर को, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पीएनएस को चलाता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर के सबसे ऊपर में है, और उससे क्या जुड़ी है? हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी है। तो जो भी चीज आएगा, जैसे आप तवे पे हाथ रखते हो तो आपको गर्म लगता है, तो आप क्या करते हो? हाथ को हटा लेते हो कि रखे रहते हो थोड़ा गर्म लगने तक? क्या करते हो? हटा लेते हैं। हटा लेते हो, है ना। तो क्या करते हैं हम हमारे किसका मोटर स्किल का यूज करते हैं। तो ये चीजें फ्यू सेकेंड्स में नहीं लगता, माइक्रो सेकेंड्स में चीजें होती है। इसके अंतर्गत जब हमारा मस्तिष्क मतलब हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा स्नायु तंत्र सारे एक साथ कार्य करते हैं तो चीजें एक साथ सामंजस्य बैठाती है। मतलब कि आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका क्या रिएक्शन करना है, ये हमारा ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम ये सारे मिलकर करते हैं। इसको बोलते हैं मोटर स्किल।
तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आई उसका रिएक्ट कैसे करना, ये मोटर स्किल है। जैसे मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका ब्रेन तुरंत काम करता है, तुरंत आप रिप्लाई देते हो, ये मोटर स्किल है आपकी। और कैसे रिप्लाई दे रहे हो, ब्रेन में गई चीजें आपने कान से सुना, आंखों से देखा और मुंह से रिप्लाई किया। तो कान और आंख का विजन कहाँ बनता है, पीछे, ठीक है। कान का कहाँ बनता है आपका, टेम्पोरल लोब में। आंख का कहाँ बनता है आपका, ऑक्सीपिटल लोब में। इस तरीके से जैसे ये लोब में चीजें जाती, हमारा ब्रेन एक्टिवेट करता है और वो फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करता है नॉलेज के लिए। जैसे ही नॉलेज आती है तो वो हमारे मुंह को एक्टिवेट करता है बोलने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर स्किल काम करती है। चौथा आता है एटीट्यूड, सॉरी पांचवा है एटीट्यूड। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मैंने अभी आपको इसके बारे में अफेक्टिव डोमेन में बताया था कि जब भी हमारी अंदर की स्थिति जैसी भी होगी वैसा हमारा एटीट्यूड होगा। अब मान लीजिए आप अंदर से बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो, और आप हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन आप अंदर से बहुत परेशान हो और आप ऐसी जगह गए हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप उनके साथ झगड़ा करके आ गए, तो दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपकी मानसिक स्थिति को बता रहा है। जरूरी नहीं कि आप वैसे नेचर के हो। बाहरी लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अरे यार इसका एटीट्यूड बहुत खराब है, बहुत खराब इंसान है। लेकिन आपके दोस्त जो कि आपको जानते हैं, उनको लग रहा होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो ऐसा कर रहा है, कर रही है। तो ये होता है हमारा एटीट्यूड, ठीक है, हमारी मानसिक स्थिति। समझ में आया इतना? इसको मैं एक बार से बता देती हूँ। इंटेलेक्चुअल स्किल, दीज आर द क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरमेंट। ये बहुत जरूरी है हमारे एनवायरमेंट की चीजों को कॉन्सेप्ट करने में। इसमें हमारी लर्निंग आती है, रूल लर्निंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। कोई भी समस्या का समाधान कैसे करें, ये इंटेलेक्चुअल स्किल है। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में मेथड और टेक्निक होते हैं खुद की लर्निंग के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए और थिंकिंग के लिए। वर्बल इंफॉर्मेशन में इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट इंडिविजुअल रिक्वायर, कि क्या क्या चीजें व्यक्ति को चाहिए। मोटर स्किल में हमारे मोशन आते हैं जब हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल एक साथ काम करते हैं, तब हमारी मोटर स्किल काम करती है। एटीट्यूड, हमारा इंटरनल स्टेट कैसा है इंडिविजुअल का, वो हमारे एटीट्यूड को बताता है। ये सारी चीजें मिलकर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, ठीक है। ये गैगने ने बताया है, तो इतना आपको समझ में आएगा। इनका क्या है, पूरा ICVMA, ठीक है। क्या है इनका, ICVMA, याद रखोगे। आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सुषमा गौर जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, पूछ सकते हैं। ये कुछ किसने बताया है, वो मैंने देख लिया फिर बाद में। क्या क्या मैम ये किसने बताया, टीचिंग की जो आपने सिखाई किसने बताया, मैंने देख लिया मैं बाद में PPT पर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सुषमा जी, एक बार आप मैसेज कर लीजिए तो मैं देख लूंगी। किसी को आवाज क्लियर है इनकी? आई थिंक वो ब्लूम के बारे में पूछ रही हैं शायद, गिवन बाय ब्लूम। मैम ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो किसने दिया है, वो शायद लेट ज्वाइन की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो गैगने ने दिया है, ठीक है, गैगने और ब्रिक्स ने दिया है। उसके पहले वाला जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने दिया है, उनकी कैटेगरीज थी। अभी ये गैगने ने दिया है 5, ठीक है। आया समझ में? चलिए, कमर गर्दन भी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। Grab your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes. ठीक है। अगर आप लोगों को क्लासेस ठीक लग रही है तो आप रोज आइए और लोगों तक भी कन्वे करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सके, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है? यस मैम। ऊपर से तो नहीं जा रहा?